नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा गुप्त वंश का उदय, अर्थव्यवस्था, समाज और राज्य व्यवस्था। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्तकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये दो प्रश्न जो हैं वो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं, जिनका आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है जो कि यही बता रही है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। तो इससे पहले हम गुप्तकालीन इतिहास का अध्ययन करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुप्त काल के समय कौन कौन से राजा उस समय भारत में शासन कर रहे थे। तो देखो, जब आप चौथी शताब्दी ईस्वी की बात करोगे, यानी कि 4th सेंचुरी की बात करोगे, तो चौथी शताब्दी में भारत में कोई भी बड़ा राजा ना मौजूद था नहीं जो पूरे के पूरे भारत को अपने अधीन करे। जिससे पता चलता है कि इस समय की जो राजनीतिक संरचना है, इसमें ना छोटे छोटे जो राजा है वो छोटे छोटे रियासतों पर शासन कर रहे हैं। जैसे कि कुछ रियासतों पर कुषाण वंश के राजाओं का आधिपत्य है, यानी कुषाण वंश के शासक वहाँ पर शासन कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले कुषाण वंश एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वंश था, लेकिन आगे चलकर इसकी शक्ति क्षीण हुई, इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई। उसका रीज़न ये था कि आगे चलकर इसके कमज़ोर उत्तराधिकारी थे और ईरान के ससानियों का इसे लगातार आक्रमण झेलना पड़ रहा था। ये माना जाता है आगे चलकर जो ईरान के ससानी वंश के शासक रहेंगे, ये कुषाणों को अपने अधीन कर लेंगे और परिणामतः कुषाणों की शक्ति सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हो जाएगी। जैसे कि अफगानिस्तान, कश्मीर और पश्चिमी पंजाब में पहले कुषाण वंश शासन करता था, लेकिन इस दौरान अन्य अन्य क्षेत्रों पर यह माना जाता है कि गुप्तकालीन शासकों का उदय हो रहा था। यानी कि जिस समय कुषाण वंश के शासक शासन कर रहे थे, उसी दौरान गुप्त वंश का उदय अन्य रियासतों में हो रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। गुप्त राजाओं की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध राजा है वो समुद्रगुप्त है, जिसके बड़े पैमाने पर हमें सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने वर्तमान में हरियाणा यानी कि उस समय के योधे साम्राज्य पर शासन किया होगा। इसके साथ साथ मालव, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, यहाँ पर कुछ गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं, जिससे पता चलता है इन छोटे छोटे रियासतों पर उस समय गुप्तकालीन जो राजा हैं वो शासन कर रहे होंगे। इसके अलावा इसका वर्णन बहुत सारे गुप्त अभिलेखों में मिलता है। अगली बात अगर हम करोगे मथुरा में, तो मथुरा में नाग वंश के जो राजा थे, इनका बड़े पैमाने पर शासन था वहाँ पर, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में मथुरा पर विराजमान थे। इसके अलावा उत्तर भारत में और भी कुछ शासकों के नाम हमें इतिहास में मिलते हैं। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। जब आप चौथी सदी की आप अध्ययन करते हो भारत के इतिहास में, 4th सेंचुरी का अध्ययन करते हो आप, तो आपको मिलता है कि कोई बड़ी रियासत उस समय नहीं थी। एक तरीके से देखा जाए तो गुप्तों का जो आमना सामना था वो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों से था, अगर वो अपने आप को एक बड़ी रियासत बनाना चाहते थे तो हम सभी को पता है कि आगे चलकर गुप्तकालीन राजाओं ने इन सभी शासकों को हराया और पूरे के पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि उस समय कोई बड़ी शासन व्यवस्था भारत में शासन नहीं कर रही थी। कुछ क्षेत्रों पर जहां कुषाण वंश के लोग शासन कर रहे थे, तो उसी समय कुछ क्षेत्रों पर गुप्त वंश का लोगों का उदय हो रहा था। और मथुरा की बात करोगे तो मथुरा में नागवंश की जो शाखाएं थी, ये एक मजबूत शासन प्रणाली के रूप में विराजमान थी। पश्चिम भारत की बात करोगे तो पश्चिम भारत में क्षत्रप शासन कर रहे थे। प्राचीन विदर्भ को देखोगे तो प्राचीन विदर्भ में वाकाटक साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। आगे चलकर वाकाटक साम्राज्य और गुप्त शासकों के बीच में वैवाहिक गठबंधन हुए, जिसकी वजह से दोनों देशों की दोनों ही साम्राज्यों की जो सीमाएं हैं वो एकजुट हुई, और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में जो युद्ध था वो कहीं ना कहीं रुक गया। आगे चलकर देखोगे दक्कन की राजनीति में, तो आप सभी को पता है कि दक्कन की राजनीति में सतवाहन वंश शासन कर रहा था, और आगे चलकर सतवाहन शासन का जब पतन हुआ तो कुछ छोटे छोटे शाही परिवार उदय हुए। जैसे कि जब आंध्र में देखोगे तो आंध्र में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन शुरू हुआ। इसी प्रकार से सलन कैनो वंश का शासन वहाँ पर शुरू हुआ। कर्नाटक में जो सबसे शक्तिशाली वंश था वो था कदम्ब वंश। तमिलनाडु में पल्लवों ने शासन किया। तो इससे पता चलता है कि अगर हम चौथी सदी की बात करें भारत में, तो उस समय छोटी छोटी जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वो अलग अलग जगह पर शासन कर रही होंगी, और उसी समय में गुप्तकालीन राजाओं का भी उदय हो रहा होगा। ये तो बात हो गई उस समय की राजनीतिक व्यवस्था की। अब हम बात कर रहे हैं गुप्त के राजनीतिक इतिहास की। तो देखो, जब हम गुप्तकालीन राजाओं के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो इसमें इतिहासकारों को बहुत सारे संदेह हैं। इसमें किसी भी इतिहासकार की एक राय नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों ने इसमें अलग अलग राय दी है।
जैसे कि जब हम गुप्तकालीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि श्रीगुप्त ने इस वंश की नींव रखी होगी। लेकिन कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी होगी। लेकिन अब ये प्रमाणित वैसे हो चुका है कि सबसे पहले जो राजा था वो श्रीगुप्त था, जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। जैसा कि बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं, बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, जिससे हमें गुप्त राजाओं के बारे में पता चलता है। यानी गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? तो गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत हैं अभिलेख, शिलालेख, इसके अलावा बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चला है। इतना ही नहीं, पुराणों में भी कुछ राजाओं के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रशस्तियाँ मिली हैं। देखो, प्रशस्ति पता है क्या होता है? प्रशस्ति ऐसे लेख होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रशस्तियाँ मिली हैं जिससे हमें गुप्त राजाओं के बारे में पता चला है। गुप्त शासकों की बात करोगे तो ये माना जाता है गुप्त शासकों का जो केंद्र था वो था पूर्वी यूपी, यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है आज का, वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका शासन का सेंट्रलाइजेशन था। ये वहाँ से शासन करते थे, ऐसा एक अभिलेख से पता चलता है। जैसे कि समुद्रगुप्त के कुछ शिलालेख मिले हैं हमें इलाहाबाद से, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्कों के भी भंडार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र से ही ये लोग अपनी शासन व्यवस्था चलाते होंगे। पुराणों में भी इस क्षेत्र का वर्णन किया गया। कौन से क्षेत्र का? प्रयागराज का। ये माना जाता है गुप्त ना उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुषाण शासन की एक शाखा के अधीन थे शुरुआत में, यानी कि कुषाण वंशों के अधीन उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था शुरू करी थी और आगे चलकर इन्होंने अपने आप को ना स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा। तो भाई कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो गुप्तकालीन राजा थे, शुरुआती जो राजा थे, ये पहले किसके अधीनस्थ थे? ये पहले कुषाण वंश के राजाओं के अधीनस्थ थे। फिर आगे चलकर इन्होंने क्या करा? खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। इसके अलावा शिलालेखों का अध्ययन करने पे हमें ये पता चलता है कि जो श्रीगुप्त था और उसके बाद जो राजा हुआ घटोत्कच, इन लोगों ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी और ये माना जाता है कि प्रथम स्वतंत्र राजा के रूप में इन्हें ही वर्णन किया गया है। यानी कि पहला राजा कौन है? श्रीगुप्त, फिर कौन है? घटोत्कच, और फिर कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो अगर आप टाइम पीरियड की बात करोगे तो 319 सन में, यानी कि सन 319 या 20 में गुप्त संवत के रूप में माना जाता है। यहाँ से गुप्त युग शुरू हुआ। एक बाहरी यात्री आया था भारत में, अल बरेनू। तो अल बिरूनी की अगर बात करोगे, अल बिरूनी है वैसे ये, ठीक है। तो अल बिरूनी की अगर आप बात करोगे तो अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। उसने भारत का दौरा किया था। तो उसके रिकॉर्ड में हमें ना गुप्त राजाओं की जानकारी नहीं है। जबकि विष्णु पुराण के अंशों में, कुछ वाक्यांशों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और साकेत, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अयोध्या के पास हैं, इन सभी के बारे में वर्णन मिलता है। यानी कि जब आप विष्णु पुराण का अध्ययन करते हो तो आपको पता चलता है कि वर्तमान में जो प्रयागराज है और अयोध्या के पास एक क्षेत्र है साकेत, ये सब चीज़ें जो थी, ये सब जो क्षेत्र थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम के नियंत्रण में थे। लेकिन वहीं आप अल बिरूनी का इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पर ना वो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था और उस समय तक ये माना जाता है कि रिकॉर्ड ना कुछ गायब हो चुके थे, जिसकी वजह से इसे ना गुप्त राजाओं के बारे में इतना पता नहीं चला। इसलिए इसने अपनी किताब में ना गुप्त राजाओं के बारे में नहीं लिखा है। तो कुल मिलाकर इतना तो बात पक्का है कि गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास का जब आप अध्ययन करते हो तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ अभी भी संदेह में, कुछ अभी भी संशय में, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि श्रीगुप्त यहाँ का पहला राजा रहा होगा, फिर घटोत्कच आया होगा और फिर चंद्रगुप्त। लेकिन मुद्दा जो उठेगा ना, मुद्दा यहाँ से उठेगा, जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त होगा ये थोड़ा सा फेमस राजा होगा। ये माना जाता है कि जो मगध है ये भी चंद्रगुप्त प्रथम के ही कंट्रोल में था। ये बात ध्यान रखना, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो, क्या ये क्षेत्र वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा कंट्रोल थे? तो इसके बारे में ना बहुत सारे यहाँ पर सोने के सिक्के मिले हैं। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने ना कुमार देवी से शादी करी थी। ये कुमार देवी कौन थी? ये लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। तो इससे बदलता है लिच्छवी और गुप्त साम्राज्य के संबंध आगे चलकर वैवाहिक संबंधों में बढ़ गए होंगे। तो लिच्छवी के साथ विवाह का गठबंधन हुआ और क्षेत्र विस्तार के बारे में टूटी फूटी जानकारी हमें कुछ चीज़ों से मिलती है। आगे चलकर जो राजा बनेगा वो बनेगा समुद्रगुप्त, और यहाँ से शुरुआत होगी एक ऐसे इतिहास की जिसके बारे में ज़्यादातर हमें साक्ष्य मिले हैं, ज़्यादातर इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासन के दौरान जो एक छोटा सा राज्य था, गुप्त राज्य था, वो एक साम्राज्य में विकसित हो गया। ये माना जाता है इसने बहुत सारे राजाओं को हराया और उन राजाओं को अपने अधीन कर लिया। ऐसा उसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा है अपनी प्रयाग प्रशस्ति में। यानी कि समुद्रगुप्त जो राजा है इसका एक दरबारी कवि था और उस दरबारी कवि का नाम क्या है? हरिशेन। हरिशेन की अगर आप बात करोगे तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रशस्ति का अर्थ है ऐसे लेख जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में उसने
किसका वर्णन किया है? समुद्रगुप्त का वर्णन किया है। इसमें इसमें 33 पंक्तियां हैं जिसे एक स्तंभ पर उकेरा गया है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के राजा बनने से पहले सिंहासन के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा। यानी कि जब समुद्रगुप्त राजा बना होगा तो उसके भाइयों ने और रिश्तेदारों ने क्या करा होगा? उत्तराधिकार के लिए एक संघर्ष किया होगा और इस संघर्ष में समुद्रगुप्त ने सबको हरा दिया और खुद शासन करने लगा। ऐसा यहाँ के ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है। बड़े इसके पीछे एक तर्क दिया गया है कि यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं ना, उन सिक्कों पर एक राजा अंकित है जिसका नाम है कक्ष। तो ये माना जाता है कक्ष ने ना समुद्रगुप्त का विरोध किया होगा और क्या हुआ होगा? समुद्रगुप्त ने ना कक्ष को मार दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं जो कक्ष राजा था ना, ये समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था जो उत्तराधिकार के युद्ध में मारा गया। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं जी, ये जो समुद्रगुप्त है ना, इसी का नाम शायद कक्ष रहा होगा। तो कक्ष के बारे में यहाँ पर तीन तीन व्याख्याएं हैं। तो जो यहाँ पे खुदाई में सिक्के मिले हैं उसमें एक राजा का नाम क्या मिला है? कक्ष मिला है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या है कि समुद्रगुप्त का ये बड़ा भाई है जो उत्तराधिकार में मारा गया होगा। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, ये इसका भाई मर गया होगा, इसने उसकी याद में ये सिक्के जारी किए होंगे। कुछ कहते हैं नहीं, समुद्रगुप्त का नाम ही कक्ष था और बाद में उसने समुद्रगुप्त नाम रख लिया है। तो इन सिक्कों को छोड़कर अन्य स्रोतों में कक्ष के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसे में जो ये कक्ष है ये इतिहास की धारा में खो चुका है। तो अब तक हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें किससे मिली है? उसके दरबारी कवि हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि 33 पंक्तियों में उल्लेखित किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे सिक्के मिले हैं, लेकिन कुछ सिक्कों पर कक्ष राजा के बारे में लिखा गया है जिसके बारे में अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। प्रयाग प्रशस्ति का जब आप अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि जो समुद्रगुप्त ना, ये एक असाधारण व्यक्ति था, एक आदर्श राजा था। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाए, बड़ी आक्रामक नीति अपनाई। उसने आर्यव्रत पर अपने अभियान चलाए और उन सभी राजाओं को क्या करा? अपने अधीन कर लिया। ये माना जाता है उसने आर्यव्रत पर 2 अभियान चलाए, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, आर्यव्रत पर उसने एक ही अभियान चलाया। लेकिन आज ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यव्रत पर उसने 2 अभियान चलाए थे। अपने पहले अभियान में उसने अच्युत और नागसेन इन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आगे चलकर उसने गंगा का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों पर भी कड़ा नियंत्रण कर लिया। ये माना जाता है आगे चलकर उसने दक्षिण अभियान चलाया और दक्षिण अभियान में उसने 12 राजाओं को हराया था, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कौशल राज के महेंद्र को उसने हराया था, महाकंतार के व्याघ्र राज को हराया था और यहीं से उसने व्याघ्र राज की उपाधि भी ली थी, कोरट के मंत्र राज को हराया था, पिष्टापुर के महेंद्रगिरी को हराया था और इस प्रकार से ऐसे यहाँ 12 राजाओं के नाम लिखे हैं। तो दक्षिणापट के राजाओं की बात की जाए तो ये माना जाता है इन सभी राजाओं को ना समुद्रगुप्त ने पहले बंदी बनाया होगा और फिर इन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन जो आर्यव्रत के राजा हैं इसके लिए उसने अलग नीति का अनुसरण किया, उन्हें अपने अधीन कर लिया, उन्हें गुलाम बना लिया, उनके क्षेत्रों को हड़प लिया। यानी कि आर्यव्रत की बात करोगे तो उसके लिए समुद्रगुप्त की नीति अलग थी, उसने उनका पूरा राज्य हड़प लिया। लेकिन दक्षिणापथ के राजाओं की बात करोगे तो उन्हें वो क्या करेगा? बंदी बना लेगा। बंदी बना के क्या करेगा? उन्हें अपने अधीन कर लेगा और ये कहेगा तुम अपने क्षेत्र में शासन कर लो लेकिन मेरे अधीन रहोगे तुम। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारतीय राजाओं को हराया उनमें से कुछ राजा ऐसे थे जिनका नाम था रुद्रदेव, मतिला, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मन, अन्य। तो इतने सारे राजाओं को उसने उत्तर भारत में हराया था। समुद्रगुप्त ने वनीय क्षेत्र के राज्यों को भी अपने कब्जे में ले लिया था और वहाँ के जो कबीलाई समूह था उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। इस जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नेपाल के कुछ क्षेत्र थे, मालवा के क्षेत्र थे, योधे, मद्रक और अबीर आदि के कुछ गणतंत्री राज्य थे और इन सभी को ना समुद्रगुप्त ने पता क्या करा? समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया और इनसे कहा कि आप वार्षिक नजराना मुझे भेंट करोगे। यानी कि इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त की हर जगह की विजय की नीति अलग थी। आर्यव्रत में वो क्या कर रहा है? आर्यव्रत के राजाओं की सारी शक्ति को कमजोर कर दे रहा है, उनका राज्य हड़प ले रहा है। दक्षिणापथ के राजाओं की बात करें तो उन्हें पहले बंदी बना ले रहा है और फिर उनके क्षेत्र में शासन करने के लिए उन्हें छोड़ दे रहा है, बशर्ते वो उसकी अधीनता स्वीकार करें। लेकिन जो ये छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटे छोटे वनीय जो क्षेत्र हैं, इन सब में वो क्या करेगा? वो दासत्व की नीति का पालन करेगा, उन्हें अपना दास बना लेगा और वो लोग पता है क्या करेंगे? अपने अपने क्षेत्र में शासन करेंगे और बदले में वार्षिक नजराना भेंट करेंगे किसको? समुद्रगुप्त को। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने हर क्षेत्र के लिए एक जैसी नीति नहीं बनाई, उसने अलग अलग तरीके से अलग अलग नीतियों पर चलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। आगे चलकर उसका कुषाण वंश के सरदारों और शक सरदारों से भी क्या होगा? हाथापाई होगी, युद्ध होगा। यह माना जाता है उन सब ने अपना अपना आत्मसमर्पण कर दिया है और इस आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त से करने के लिए वैवाहिक प्रस्ताव भेजे थे। तो इससे पता चलता है उसने वैवाहिक नीतियों को भी अपनाया था अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर भारत के अधिकांश भाग, कश्मीर की बात कर लो, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात को छोड़ दो तो समुद्रगुप्त के ज़्यादातर क्षेत्र जो थे वो नियंत्रण में थे। उन्होंने मध्य भारत में जबलपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा पूर्वी तट के जो क्षेत्र हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है।
तो इससे पता चलता है कि आपको गुप्त साम्राज्य को ऊंचाइयों तक ले जाने में समुद्रगुप्त का ही एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो समुद्रगुप्त का ये पुत्र था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ध्यान से रखना, वो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसका पुत्र समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त के बाद कौन आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के तहत गुप्त शक्ति का प्रचार प्रसार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। बड़े पैमाने पर सिक्के ढाले जाएंगे, शिलालेख और साहित्यिक स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में पता चलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है। हालांकि एक उस समय के बहुत बड़े नाटककार रहे हैं जिनका नाम क्या है? विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त ने अपने नाटक देवी चंद्रगुप्तम में यह दिखाया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी, और उसके बाद उसने क्या करा? इस क्षेत्र पर शासन करा। यानी कुछ इतिहासकार तो ये थ्योरी देते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं। जैसे कि विशाखा दत्त ने अपने नाटक देवी चंद्रगुप्तम में ये बात बताई है कि पता है क्या है, शासन तो रामगुप्त को करना था क्योंकि रामगुप्त बड़ा था। लेकिन रामगुप्त की बात की जाए तो एक बार उसकी ना शक राजाओं से युद्ध हुआ था, और शक राजाओं से युद्ध में रामगुप्त हार गया था। तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाए जिसने हार का स्वाद चखा हो, तो उसे उससे क्या होता है? साम्राज्य कमजोर होता है। इसी वजह से ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसका विरोध किया। हालांकि ये भी माना जाता है कि जब वो शक राजा से हार गया था, तो शक राजा ने उसकी पत्नी ध्रुव देवी की डिमांड करी थी, और उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को ना शक राजाओं के सामने भेज दिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, ये पता है क्या होगा? ये ध्रुव देवी का रूप मतलब धर के साड़ी वाड़ी पहन के वहां पर जाएगा और शक राजा की हत्या कर देगा। इसके बाद ये अपने भाई की हत्या कर देगा और अपने भाई की बीवी से शादी कर लेगा। ये इनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। हर्षचरित और काव्य मीमांसा जैसे कुछ ग्रंथों में भी इस कहानी का उल्लेख किया गया है। खैर कुछ भी हो, ये इसकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन राज्य की लाइफ में इसने बड़े पैमाने पर क्षेत्रों को जीता। इसने नागवंश के राजाओं के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त के विजयी अभियान को इसने और आगे बढ़ाया। जो जो क्षेत्र समुद्रगुप्त से छूट गए थे उन क्षेत्रों पर यह शासन करना शुरू करेगा। आगे चलकर ये नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नाग से विवाह करेगा, और उसकी पुत्री आगे चलकर जो प्रभावती है उसका राजा वाकाटक से ये क्या करेगा? वैवाहिक संबंधों की स्थापना करेगा। यानी कि अपनी पुत्री प्रभावती की, जो कि प्रभावती गुप्त के नाम से इतिहास में फेमस है, इसका शासन किससे करवाएगा? वाटक परिवार से। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वाकाटक परिवार और गुप्त साम्राज्य के जो वैवाहिक संबंध थे काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से गुजरात, कठियावाड़ और पश्चिमी मालवा जो क्षेत्र है ये सब गुप्त साम्राज्य में जुड़ जाएंगे। आगे चलकर ये माना जाता है जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का ही है। आगे चलकर जो शासक बनेगा वो कुमारगुप्त प्रथम बनेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ये जो गुप्त साम्राज्य था वो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो उनकी शक्ति को चुनौती दे। तो ऐसे में जो उनका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय और उसका उत्तराधिकारी जो था कुमारगुप्त द्वितीय, इनके पास ना जीतने के लिए कुछ बचा था नहीं। तो इन्होंने पता क्या करा? इन्होंने बस अपने ही क्षेत्र को मजबूत किया, और जितना क्षेत्र जीता गया है उसी क्षेत्र को इन्होंने शासन के रूप में संभाला, ताकि कोई इस पर आक्रमण करके इनसे गिरफ्त में ना ले ले। तो इस आगे चलकर इनका बेटा आएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण राजा माना जाएगा। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड की अगर बात करें, वैसे तो कुमारगुप्त के टाइम पीरियड के दौरान ही हुड़ों का हमला होने लगा, लेकिन हुड़ों के हमले को स्कंदगुप्त ने रोक दिया। तो ये माना जाता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों के हमले से अपने आप को बचाए रखा। लेकिन आगे चलकर जब स्कंदगुप्त का शासन खत्म हो गया, तो ऐसा कोई भी गुप्तकालीन राजा नहीं हुआ, ऐसा कोई भी गुप्तकालीन उत्तराधिकारी नहीं हुआ जिसने बड़े पैमाने पर शासन को आगे बढ़ाया हो। हुड़ों के लगातार हमले होते रहे और आगे चलकर गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। जैसा कि भिटारी शिलालेख में हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में छोटी छोटी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक तरफ तो हुड़ों का हमला हो रहा लगा था, उस तरफ पुष्यमित्र शुंग ने भी परेशानी खड़ी कर दी थी। तो हुड़ों के हमले को रोकने में तो ये सफल रहा, लेकिन जो अंदरूनी समस्याएं थी इसने कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य को क्या करा? कमजोर कर दिया। उसकी अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर डाउन होने लगी। सोना वहाँ पर कम था, इसी वजह से चांदी के सिक्कों को इसने ढाला। तो पश्चिम भारत में चांदी के सिक्कों को ढालने वाला जो अंतिम राजा था वो स्कंदगुप्त ही था। तो अब तक हमने गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया है, जिसमें हमने सबसे पहले समुद्रगुप्त का अध्ययन किया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का अध्ययन किया, फिर कुमारगुप्त प्रथम का अध्ययन किया, और फिर स्कंदगुप्त का अध्ययन किया। तो देखो जो यहाँ तक की ये जो चीज़ें हैं ये फैक्चुअल नॉलेज है, जिसमें आपको फैक्ट रटने पड़ेंगे, क्योंकि जो नाम है वो नाम ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आ जाए चौथी शताब्दी ईस्वी से लेकर और 5वीं शताब्दी तक भारत में कौन कौन सी छोटी रियासतें शासन कर रही थी, तो आप 4-5 का यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ना केवल और केवल एक छोटा सा क्वेश्चन टिप्पणी में बन सकता है समुद्रगुप्त वाला। तो आगे जो इस चैप्टर में है वहाँ से चीज़ें ना महत्वपूर्ण शुरू होती हैं, जिसमें आपको गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बताया जाएगा,
गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा और गुप्तकालीन अंतर्गत जो सांस्कृतिक विरासतें थी उनके बारे में बताया जाएगा। तो इस पार्ट में हमने गुप्तकालीन इंट्रोडक्शन को पूरा किया है, बस उसके जो छोटे छोटे राजा रहे हैं और जो बड़े बड़े राजा रहे हैं उनके बारे में पढ़ा है, और उस समय जब गुप्त साम्राज्य अपनी नींव रख रहा था तो उस समय भारत में कौन कौन सी रियासतें शासन कर रही थी, इन सब का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। देखो कई बार पढ़ाते वक्त ये भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ना मिसप्रिंट हैं, तो कई बार ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो आप उसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।